सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं प्रगतिवाद से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की जो नवीन धारा विकसित हुई उसे क्या कहा जाता है? प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की जो नवीन धारा विकसित हुई उसे क्या कहा जाता है? नई कविता, प्राचीन काव्य, अकविता, तार सप्तक। तो क्या कहा जाता है उसको? प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता में जो नवीन धारा विकसित हुई उसे नई कविता कहा जाता है। प्रगतिवाद के बाद में प्रयोगवाद और प्रयोगवाद के बाद में नई कविता विकसित हुई थी। प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता में जो नवीन धारा विकसित हुई थी उसे नई कविता कहा जाता है। नई कविता का नाम अज्ञे के द्वारा दिया हुआ है। अज्ञे प्रयोगवाद के प्रवर्तक थे। ठीक है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन थे? अज्ञे थे। न कोई छोटा है न कोई बड़ा है मेरे लिए, हर आदमी एक जोड़ी जूता है मेरे लिए। न कोई छोटा है न कोई बड़ा है मेरे लिए, हर आदमी एक जोड़ी जूता है। ये किसकी रचना है? तो ये सुदामा पांडे धूमिल जी की रचना है। दी गई पंक्ति न कोई छोटा है न कोई बड़ा है मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है, धूमिल द्वारा रचित मोचीराम काव्य से ये पंक्तियाँ हैं। सुदामा पांडे धूमिल द्वारा रचित कविता संग्रह हैं, इस प्रकार से हैं। संसद से सड़क तक है 1972, कल सुनना मुझे 1977 और सुदामा पांडे का प्रजातंत्र ये 1984। देखिए, कल सुनना मुझे के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, कल सुनना मुझे कब की रचना है? 1977 की है और इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिल चुका है। संसद से सड़क तक इनकी 1972 की रचना है और सुदामा पांडे का प्रजातंत्र ये इनकी 1984 की रचना है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से प्रगतिवादी मूल्य नहीं है पूछा है? व्यष्टि चेतना, यथार्थ चेतना, इतिहास बोध, एकस्वरवाद। तो निम्नलिखित में से कौन से प्रगतिवादी मूल्य नहीं है पूछा आपसे? तो कौन से नहीं है? व्यष्टि चेतना नहीं है और एकस्वरवाद नहीं है। इसमें आएगा 1 और 4। 1 और 4 कहाँ है? तो 1 और 4 ए ऑप्शन में ही आपका दिया है। देखिए, व्यष्टि चेतना, एकस्वरवाद प्रगतिवादी मूल्य नहीं है, जबकि यथार्थ चेतना, इतिहास बोध का संबंध प्रगतिवादी मूल्य है। प्रगतिवाद की काव्य प्रवृत्तियाँ शोषितों की दीनता का चित्रण, शोषक वर्ग के प्रति घृणा, धर्म और ईश्वर के प्रति अनास्था, क्रांति भावना, नारी चित्रण, सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण आदि हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि आद्यंतर नहीं आएगा? ये यहाँ पे आएगा। देखिए, आ, ये ध्य और न और त। ठीक है, आद्यंत का कवि। ठीक है, क्या है? आद्यंत प्रगतिवादी कवि नहीं रहा है। क्या पूछा आपसे कि जो निम्नलिखित 4 कवि दिए हैं, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, रामविलास शर्मा और नरेंद्र शर्मा, इनमें से कौन सा कवि जो अद्यतन प्रगतिशील नहीं रहा है? तो कौन रहे हैं इस पे? नरेंद्र शर्मा है, ये नहीं रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र शर्मा है ये व्यक्तिवादी कवि रहे हैं, प्रगतिवादी कवि ये नहीं थे। ठीक है, ये प्रेम और मस्ती का काव्य लिखा करते थे। देखिए, नरेंद्र शर्मा अद्यतन प्रगतिवादी कवि नहीं हैं, ये व्यक्तिवादी कवि हैं। ये प्रेम और मस्ती का काव्य लिखा करते थे, ये प्रगतिवादी कवि नहीं है, ये प्रगतिवाद से संबंधित कविताएं या काव्य नहीं लिखा करते। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं प्रभात फेरी इनकी 1938 की है, प्रवासी के गीत 1939 का है, पलाशवन 1941, मिट्टी और फूल 1943, रक्तचंदन 1948, अग्निशस्य 1950, जबकि नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल तथा रामविलास शर्मा अद्यतन प्रगतिवाद कवि हैं। नागार्जुन केदारनाथ अग्रवाल का जन्म 1911, रामविलास शर्मा का जन्म 1912 है। ठीक है, वर्तनी की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण होने के कारण आयोग ने उसका उत्तर स्टार दिया था, मतलब सभी को समान दिया था। आगे है, प्रगतिवादी काव्य के विषय में कौन सा कथन गलत है? क्या है? प्रगतिवादी काव्य के विषय में कौन सा कथन आपसे गलत पूछा है? इस पर द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का प्रभाव है, ये तो बिल्कुल ठीक है। इसमें शोषितों के प्रति सहानुभूति है, ये भी ठीक है। अगला देखते हैं, आपसे गलत पूछा है, इसमें धार्मिक भावनाओं का विशेष आदर होता है,
ये गलत है। ठीक है, ये सी आपका आएगा आंसर। आगे है शोषण मूलक लोकतंत्र पर प्रहार किया जाता था, तो ये भी ठीक है। प्रगतिवादी काव्य के विषय में धार्मिक भावनाओं का विशेष आदर है, यह कथन गलत है। पर इस पर द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का प्रभाव है, इसमें शोषितों के प्रति सहानुभूति है, शोषण मूलक लोकतंत्र का प्रहार किया गया है, ये सभी कथन प्रगतिवाद के विषय में सही है। किस प्रगतिवादी कवि ने सीता पर खंड काव्य रचना की है? देखिए, किस प्रगतिवादी कवि ने की है। बाकी तो सीता के ऊपर काफ़ी रचनाएं हो चुकी थी, लेकिन आगे भी हुई हैं। लेकिन देखिए, प्रगतिवादी कवि पूछा हमसे, तो प्रगतिवादी कवि कौन थे? तो वे थे नागार्जुन। और किसकी रचना की थी इन्होंने? भूमिजा की रचना की थी। ठीक है, किसकी रचना की थी? भूमिजा की। नागार्जुन ने सीता पर भूमिजा नाम से एक खंड काव्य की रचना की थी। नागार्जुन की अनेक कृतियाँ हैं। युगधारा 1953। देखिए, नागार्जुन की जो सीता पर आधारित ये भूमिजा रचना है, इसका मुझे रचना काल नहीं मिला है। अगर आपको मिला हो, अगर किसी को पता हो, तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे बताएंगे। युगधारा इनकी 1953 की है। कहीं कहीं पे युगधारा के लिए 1952 भी आ जाता है। आप कंफ्यूज नहीं होंगे, एक ही आएगा, या तो 1952 आएगा या 1953 आएगा, तो आप एक लगाएंगे। सतरंगे पंखों वाली 1959, भस्मांकुर 1970, और कहीं कहीं पर भस्मांकुर के लिए 1971 भी आया हुआ है। तुमने कहा था 1980, प्यासी पथराई आँखें 1962। देखिए, याद रखेंगे, ये भस्मांकुर रचना है, जैसे ये युगधारा है 1952-53 है, 70-71 है। एक साल का अंतर वैसे मिल सकता है, क्योंकि पहले वो 70 में लिखी गई हो, 71 में प्रकाशित की गई हो, तो इस प्रकार से कंफ्यूज हो जाता है। आप डिस्टर्ब नहीं होंगे उस मामले में। ठीक है। शमशेर बहादुर सिंह के चर्चित काव्य संग्रह इस प्रकार से हैं। कुछ कविताएं हैं इनकी 1959, कुछ और कविताएं हैं उनकी 1961, चुका भी हूँ मैं अभी नहीं 1975, सुकून की तलाश 1998। ठीक है, सुकून की तलाश कब है? इनकी 1998 है। देखिए, थोड़ा मैं बता देती हूँ। जैसे कुछ कविताएं आप याद रखेंगे तो 1959 के बाद में जोड़िए 60 और 61, 2 साल बाद में कुछ और कविताएं। तो देखिए, कुछ कविताएं और कुछ के बाद में 2 अक्षर और जोड़ दिए, और आप इसमें 2 और जोड़ देंगे तो 1959 में 2 जोड़ेंगे तो 61, तो 61 में हो गई आपकी ये। और चुका भी नहीं हूँ मैं अभी तक, ये 75, और सुकून की तलाश 1998। तो याद रखेंगे, सू के नीचे ऐसे है और कू के नीचे की ऐसे है। ठीक है, और यहाँ पे 8 लगा देंगे और 1, 1998, सुकून की तलाश में 1998। आगे है युग की गंगा। युग की गंगा किसकी रचना है? तो युग की गंगा आप सभी को पता है, केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। कब की है? तो 1952 की। ठीक है, सॉरी, युग की गंगा 1952 की नहीं आएगी। ये युग धारा और युग की गंगा में मुझे बार बार कंफ्यूज हो रहा है। आप कंफ्यूज नहीं होंगे। युग की गंगा इनकी 1947 की आएगी। कब की आएगी? युग की गंगा इनकी 1947 की आएगी। हाँ जी, 1947 की। ठीक है, नींद के बादल 1947 है। लोक और आलोक 1957, फूल नहीं रंग बोलते हैं 1965, अपूर्वा इनकी 1984। अपूर्वा के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है, हिलोल है 1939, जीवन के गान है 1942, युग का मोल है 1945, प्रलय है 1950 आदि ये शिव मंगल सुमन की कृतियाँ हैं। शिव मंगल सुमन का जन्म आप याद रखेंगे 1915 है। केदारनाथ अग्रवाल का है 1911, और आगे किसकी है ये? हाँ जी, धरती दिगंत ताप के ताए हुए दिन। धरती है 1945, दिगंत है 1957, और ताप के ताए हुए दिन है 1980। और ये किसकी हैं? त्रिलोचन। और त्रिलोचन साहब का जन्म है सन 1917 को। ठीक है, स्थापना इनकी देखिए, प्रगतिवाद की मूल स्थापना सैद्धांतिक रूप से प्रगतिशील थी। बिल्कुल ठीक है ये, क्योंकि प्रगतिवाद से पहले प्रगतिशील नाम से ही इनकी रचना हुई थी, क्योंकि उसका लक्ष्य भौतिक यथार्थवाद के आधार पर निर्मित मूल्यों को प्रतिष्ठित करना है। ए और आर दोनों ही सही हैं। क्या है? ए और आर दोनों ही सही हैं। प्रगतिवाद का 1936 से लेकर 1942 काल बताया गया है।
प्रगतिवाद की मूल स्थापना सैद्धांतिक रूप से प्रगतिशील थी, क्योंकि उसका लक्ष्य भौतिक यथार्थवाद के आधार पर निर्मित मूल्यों का प्रतिष्ठित करना है। प्रस्तुत स्थापना व तर्क दोनों ही सही हैं। देखिए, प्रगतिवाद में निम्न वर्ग के जीवन चित्रण को प्रधानता की गई है, जबकि प्रयोगवाद में क्या किया गया है। देखिए, प्रगतिवाद में क्या किया गया है, निम्न वर्ग का जीवन का चित्रण किया गया है, तो प्रयोगवाद में मध्य वर्ग जो समाज है उसका चित्रण किया गया है। प्रगतिवाद में किसका, निम्न वर्ग के जीवन चित्रण का को प्रधानता दी गई है, जबकि प्रयोगवाद में किसको प्रधानता दी गई है, मध्यम वर्गीय जो समाज है उसका चित्रण किया गया है। देखिए, प्रगतिवाद में निम्न वर्ग के जीवन चित्रण को प्रधानता दी गई है, जबकि प्रयोगवाद में मध्य वर्गीय समाज के चित्रण को प्रधानता दी गई है। आगे है, प्रगतिवाद साहित्य उसे माना जाएगा जो क्या होगा। देखिए, प्रगतिवाद साहित्य उसे माना जाएगा जो सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति को उद्देश्य मानकर लिखा गया हो, बिल्कुल ठीक है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की प्रेरणा से लिखा गया हो, बिल्कुल ठीक है। जो प्रगति का मार्ग प्रशस्त करे, ये नहीं आएगा। किसी राजनीतिक विचारधारा में बंधा हो, ये भी नहीं आएगा। दोनों ऑप्शन गलत हैं, ये ए और बी इसका दोनों सही है। देखते हैं उत्तर ए और दो। देखिए, इसमें ऑप्शन नहीं दे रखे ए बी के, लेकिन देखिए ए और बी दोनों सही हैं। प्रगतिवाद साहित्य उसे माना जाता है जो सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति के उद्देश्य मानकर लिखा गया हो। प्रगतिवादी साहित्य मूलतः द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की प्रेरणा से लिखा गया है। यह मार्क्सवाद की धारणा को लेकर चलने वाला साहित्य है। इसमें पूंजीवादी समाज पर पुरजोर विरोध साहित्य के माध्यम से किया गया है। देखिए, पूंजीवादी समाज है उसका पुरजोर विरोध किया गया है, और ये मार्क्सवादी धारणा को लेकर लिखा गया साहित्य है, और मार्क्सवाद को ही क्या कहते हैं, प्रगतिवाद कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना नागार्जुन की रचना नहीं है। पूछा आपसे कि निम्न में से कौन सी रचना है जो नागार्जुन की रचना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 700 आप बताएंगे। हजार हजार बाहों वाली ये किसकी रचना है, तो 1981 की है ये, और ये केदारनाथ अग्रवाल नागार्जुन की रचना है ये, ठीक है। और पुरानी जूतियों का कोरस ये 1983 की है, ये भी किसकी है, नागार्जुन की है। खिचड़ी विकल्प देखा हमने, ये 1980 की है, और ये भी किसकी है, नागार्जुन की। फूल नहीं रंग बोलते हैं, ये रचना इनकी नहीं है, क्योंकि फूल नहीं रंग बोलते हैं ये केदारनाथ अग्रवाल जी की रचना है। और कब की है, सन 1965 की है। याद रखेंगे सब, 1965 की रचना है, फूल नहीं रंग बोलते हैं, और ये किसकी रचना है, केदारनाथ अग्रवाल जी की रचना है। दी गई रचनाओं में फूल नहीं रंग बोलते हैं नागार्जुन की नहीं बल्कि केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। फूल नहीं रंग बोलते हैं कब की रचना है, तो याद रखेंगे 1965 की रचना है। विवरण इस प्रकार से देखिए, नागार्जुन की है जो युग धारा वो 1953 की है, कहीं कहीं पे 1952 भी आपको मिल सकता है। सतरंगे पंखों वाली 1959 है। प्यासी पथराई आंखें 1962 है। भस्मांकुर 1970 या 71 है। तालाब की मछलियाँ 1975 है। खिचड़ी विकल्प देखा हमने ये 1980 की है। तुमने कहा था, क्या है, तुमने कहा था, ये 1980 की है। हजार हजार बाहों वाली ये 1981 की है, और पुरानी जूतियों का कोरस ये 1983 की रचना है। आगे है केदारनाथ अग्रवाल की रचनाएं। युग की गंगा, नींद के बादल, दोनों इनकी 1947 की है। आलोक और लोक, लोक और आलोक 1957 की रचना है। फूल नहीं रंग बोलते हैं 1965 की रचना है। आग का आईना 1970 की रचना है। गुल मेहंदी 1978 की रचना है। पंख और पतवार इनकी 1979 की रचना है। बम्बई का रक्त स्नान ये इनकी 1981 की रचना है। हे मेरी तुम 1981 की रचना है, और मार प्यार की थापे ये भी इनकी 1981 की रचना है, ठीक है। प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन किस सन में हुआ था। प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन किस सन में हुआ था, तो सन 1936 में हुआ था, और उसी से माना जाता है प्रगतिशील का विकास, और उसी से बताया जाता है प्रगतिशील का रचना। प्रगतिशील का काल भी 1936 से ही माना जाता है। कब तक माना जाता है, सन 1942 तक। देखिए, प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, सन 1936 में लखनऊ में प्रेमचंद जी की अध्यक्षता में हुआ था, ठीक है। 1936 में ही प्रेमचंद जी की मृत्यु हो जाती है। लखनऊ में प्रेमचंद जी की अध्यक्षता में ही यही अधिवेशन हुआ था। यहीं से प्रगतिवाद साहित्य की शुरुआत हो जाती है। सन 1935 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में E.M. फोस्टर के नेतृत्व में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की बैठक हुई थी। कहाँ पे हुई थी, सन 1935 में फ्रांस की राजधानी जो पेरिस है उसमें E.M. फोस्टर के नेतृत्व में प्रोग्रेसिव राइटर्स
सन की बैठक हुई थी जिसमें भारत से कौन थे? डॉक्टर सज्जाद जहीर, मुल्कराज आनंद ने भाग लिया था। इन्हीं दोनों ने सन 1935 में इंग्लैंड में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की थी। अगर आपसे पूछा जाए कि डॉक्टर सज्जाद जहीर और मुल्कराज आनंद ने 1935 में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कहाँ पे की थी, तो आप भारत नहीं बताएंगे, ये आप बताएंगे इंग्लैंड। इस बात को आप याद रखेंगे क्योंकि एक एक शब्द से ही क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो कहाँ पे की थी स्थापना? इंग्लैंड में, लेकिन प्रगतिशील की पहली बैठक वहाँ पे बुलाई थी। ठीक है, कहाँ पे बुलाई थी और कहाँ पे अधिवेशन किया था? 1936 में लखनऊ में अधिवेशन किया था। ठीक, मनोरंजन के कई और साधन निकल आएंगे तभी व्यभिचार घटेगा। देखिए, मनोरंजन के साधन अगर और निकल आएंगे ना तो व्यभिचार घट जाएगा। यह कथन किसका है? तो ये दिनकर का है, नागार्जुन का है। बेचन शर्मा उग्र अगे, तो किसका है? ये नागार्जुन का ये कथन है। देखते हैं क्वेश्चन की व्याख्या। मनोरंजन के कई साधन निकल आएंगे तभी व्यभिचार घट जाएगा। यह कथन मुख्य प्रगतिवादी लेखक नागार्जुन का है। बच्चन सिंह ने नागार्जुन की कविताओं को क्या कहा था? नुक्कड़ कविता कहा था। बच्चन सिंह ने किसकी स्थापना की थी? हालावाद। और हालावाद की मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश, ये तीनों हालावाद के धर्म ग्रंथ है। कौन सा कवि प्रगतिवाद से संबंधित नहीं है? पूछा आपसे। केदारनाथ अग्रवाल हैं, हरिओद हैं, त्रिलोचन शास्त्री, नागार्जुन। तो देखिए, हरिओद जी हैं, ये प्रगतिवाद से संबंधित नहीं है। आप सभी को पता है कि हरिओद जी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी, जिन्होंने प्रिय प्रवास 1914 में लिखा था, और वो किसके अंतर्गत लिखा था? तो देखिए, 1914 तक क्या था? द्विवेदी युग था। 1900 से 1918 तक क्या था? द्विवेदी युग। तो वो द्विवेदी युग के कवि थे। कौन थे? हरिओद जी। हरिओद प्रगतिवाद के संबंधित नहीं है, बल्कि द्विवेदी युग के कवि हैं। अन्य कवि केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन शास्त्री, नागार्जुन प्रगतिवाद से संबंधित है। ठीक है, आगे है। प्रगतिवाद में वर्ग संघर्ष की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? लोनजैन से, स्टालिन से, कार्ल मार्क्स से, माओ त्से तुंग से। तो किससे मिली थी? कार्ल मार्क्स से मिली थी। प्रगतिवाद में वर्ग संघर्ष की जो प्रेरणा है वो किससे मिली थी? कार्ल मार्क्स से मिली थी। प्रगतिवाद को वर्ग संघर्ष की प्रेरणा कार्ल मार्क्स से मिली थी। प्रगतिवाद का सैद्धांतिक आधार कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। राजनीति के क्षेत्र में समाजवाद या साम्यवाद है, वहीं साहित्य के क्षेत्र में प्रगतिवाद है। हिंदी में प्रगतिवादी आंदोलन की शुरुआत सन 1936 में लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना से होती, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? मुंशी प्रेमचंद जी ने की थी। और देखिए, 1935 में इंग्लैंड में किसकी स्थापना की गई थी? डॉक्टर सज्जाद जहीर और मुल्कराज आनंद के द्वारा भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना सन 1935 में दोनों के द्वारा कहाँ पे की गई थी? इंग्लैंड में की गई थी। इस बात को आप याद रखेंगे। हिंदी में प्रगतिवाद का आरंभ कब से माना जाता है? तो हिंदी में प्रगतिवाद का आरंभ तभी से माना जाएगा जब 1936 में लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की गई थी, और जिसकी अध्यक्षता मुंशी प्रेमचंद जी ने की थी। तो 1936 हिंदी में प्रगतिवाद का आरंभ 1936 से माना जाता है। लखनऊ में अप्रैल 1936 को प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई और उसके प्रथम अधिवेशन के समय हिंदी में प्रगतिवादी आंदोलन की शुरुआत होती है। इस अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मुंशी प्रेमचंद जी थे। निम्न में से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? कौन सी रचना है जो नागार्जुन की रचना नहीं है? आपसे पूछा है 706 का क्वेश्चन। तो प्यासी पथराई आंखें हैं, तुम्हें कहना कहा था, ये भी है, और युग धारा भी है, लेकिन है नहीं तो कौन सी नहीं? तुम्हें सौंपता हूँ नागार्जुन की रचना नहीं है, जबकि ये किसकी है? त्रिलोचन जी की रचना है। और कब की है? सन 1985 की। कब की है? सन 1985 की। जबकि प्यासी पथराई आंखें याद होगा आपको, 1962 की रचना है और किसकी है? नागार्जुन की है। तुमने कहा था, ये 1980 की है और ये भी नागार्जुन की है। युग धारा मैंने बताई थी आपको 1952 या कहीं कहीं पे 53, तो ये किसकी है? नागार्जुन की रचना। ठीक है, तुम्हें सौंपता हूँ ये रचना किसकी है? तो ये नागार्जुन की नहीं है, ये त्रिलोचन जी की है। और कब की है? सन 1985 की है। त्रिलोचन के अन्य काव्य संग्रह इस प्रकार से हैं। धरती है इनकी 1945, गुलाब और बुलबुल है 1956, दिगंत है इनकी 1957, ताप के ताए हुए दिन 1980, शब्द है इनकी 1980, उस जनपद का कवि हूँ 1981, अरघान 1984, फूल नाम है एक 1985, और अन कहने भी कुछ कहनी है। ये इसका रचनाकार मुझे नहीं मिला है, आपको मिला तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे बताएंगे। अन्य रचनाएं नागार्जुन की
हैं। बसंती हवा कविता के रचयिता कौन है? बसंती हवा कविता के रचयिता कौन है ये आप बताएंगे, क्योंकि मुझे रचनाकाल बसंती हवा का नहीं मिला है, जबकि इसके रचनाकार केदारनाथ अग्रवाल है। कौन है इसके रचनाकार? केदारनाथ अग्रवाल। बसंती हवा कविता के रचयिता केदारनाथ अग्रवाल है। इनकी अन्य रचनाएं हैं युग की गंगा और नींद के बादल 1947 की है। लोक और आलोक इनका 1957 का है। फूल नहीं रंग बोलते हैं ये 1965 की है। आग का आईना इनकी 1970 है। गुल मेहंदी इनकी 1981 गुल मेहंदी इनकी 1978 की। कब की है इनकी गुल मेहंदी? गुल मेहंदी इनकी 1978 की है। इसके बाद में आगे कौन सा है? पंख और पतवार, हाँ जी, पंख और पतवार 1979 की है। बम्बई का रक्त स्नान 1983 की है। हे मेरी तुम 1981 की है। मार प्यार की थापे 1981 है। कहे केदार खरी खरी 1983 की है। अपूर्वा इनकी 1984 की है। जमुन जल तुम 1984 है। बोले बोल अबोल 1985 की है। जो सीलाएं तोड़ते हैं 1985 है। आत्मगंध 1988 है। अनहारी हरियाली इसका रचनाकाल मुझे नहीं मिला। खुली आँखों खुले डैने ये 1993 है। और पुष्पदीप इनकी 1994 और बसंत के प्रसन्न पृथ्वी 1996। देखिए, अगर आप कवि के बारे में या फिर अच्छे से आप पढ़ना चाहते हैं तो जिन जिन का मैं रचनाकाल बता रही हूँ, आप वीडियो को रोक रोक कर, जैसे केदारनाथ अग्रवाल की अन्य रचनाएं भी अगर आती हैं तो आप वीडियो को रोक रोक कर रचनाकाल के हिसाब से लिखते रहेंगे और उनको आप याद करते रहेंगे और बाद में दोबारा से आप क्वेश्चन लगाएंगे और मेरे साथ साथ आप बोलेंगे तो बिल्कुल आपको याद हो गया होगा तब तक। आगे है, राम कथा पर आधारित काव्य कौन सा है? आपसे पूछा है कि जो राम कथा है उस पर आधारित काव्य कौन सा है? तो राम कथा पर और सीता के ऊपर आधारित कौन सी कथा है? इसमें रश्मिरथी नहीं है, क्योंकि रश्मिरथी में तो कर्ण के जीवन पर आधारित है। और आत्मजयी है, ये कुंवर नारायण की 1965 की रचना है, इसमें नचिकेता के जीवन पर आधारित है। और कामायनी एक महाकाव्य है जिसमें मनु आदि के बारे में है। तो देखिए, यहाँ पे भूमिजा ही आएगा। आप ये नहीं सोचेंगे कि भूमिजा सीता से संबंधित है, तो सीता से संबंधित है तो राम कथा से भी संबंधित होगा वो, तो भूमिजा आएगा। और भूमिजा किसकी रचना है? तो आप सभी को पता है, भूमिजा एक खंड काव्य है नागार्जुन का। चलिए, राम कथा पर आधारित काव्य भूमिजा है। भूमिजा खंड काव्य के रचयिता नागार्जुन है। दिनकर कृत रश्मिरथी कर्ण के जीवन पर आधारित है तथा कुंवर नारायण कृत आत्मजयी है वो नचिकेता के जीवन पर आधारित है। कामायनी महाकाव्य 1935 का है। आत्मजयी 1965 की है। रश्मिरथी 1952 की है। कामायनी 1935 की रचना है, जो एक महाकाव्य है किसका? जयशंकर प्रसाद जी का, जिसमें प्रलय का सर्गबद्ध वर्णन है। प्रसाद जी, ये कामायनी है, ये छायावाद से संबंधित है। ये छायावाद का उपनिषद कहा जाता है। और किसने कहा था? सोहनलाल द्विवेदी ने कहा था। आगे है, प्रकृतिवाद साहित्य को सउद्देश्य मानता है। सौद्देश्यता का अर्थ क्या है? क्या है? किसी सिद्धांत की घोषणा करना, स्पष्ट रूप से यथार्थ का प्रचार करना, किसी राजनीतिक विचारधारा को पुष्ट करना, किसी विशेष अभिप्राय से, किसी विशेष दृष्टि से कला की रचना करना। यही इसका आंसर आएगा, डी। किसी विशेष अभिप्राय से, किसी विशेष दृष्टि से कला की रचना करना, ये प्रकृतिवाद साहित्य को सौदेश्यता मानता है और यही सौदेश्यता का अर्थ है। प्रकृतिवाद साहित्य को सौदेश्य मानता है। सौदेश्यता का अर्थ है किसी विशेष अभिप्राय से, किसी विशेष दृष्टि से कला की रचना करना। प्रकृतिवादी कविता के प्रतीक बिंब, शब्द, मुहावरे, चित्र, ये सब कहाँ से लिए गए हैं? देखिए, प्रगतिवादी कविता के प्रतीक बिंब, शब्द, मुहावरे, चित्र, ये सब कहाँ से लिए गए हैं? तो ये जनजीवन के बीच से लिए गए हैं। ठीक है, कहाँ से लिए गए हैं? जनजीवन के बीच से ये लिए गए हैं। प्रगतिवाद कविता में प्रतीक, बिंब, शब्द, मुहावरे, चित्र, ये सब जनजीवन के बीच से लिए गए हैं। ठीक है, इसी के साथ हम करते हैं क्लास को समाप्त, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं रहता है। ठीक है।
क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।